नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सिलेक्शन मंच पे। और मैं उदित सर आप सबका एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ये करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और ये सारा सेशन इंपॉर्टेंट है आपके बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी अदर एग्जाम्स हो, उसके लिए काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द सिलेक्शन मंच विद उदित सर। तो स्टार्ट द सेशन, देखते हैं क्लास क्या क्या इसमें बताया गया बच्चों। सबसे पहले ये क्वेश्चन मेंशन किया गया बच्चों, ये द फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो मेंशन किया गया इसमें वो ये मेंशन किया गया कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला शैक्षिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा। यानी कि आगामी 2024-25 में जो अभी सेशन शुरू हो चुके हैं भारत में, ये जो ऐसी चर्चा करी जा रही है कि जो आपका ये सेशन की बात हो रही, तो इसमें आईआईटी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में ओपन करने की बात करी हुई है। आईआईटी दिल्ली जो है वो अबू धाबी, यानी कि जो आपका यूएई की कैपिटल अबू धाबी, तो वहां पर ये ओपन करने की बात करें, जिसमें से जो भी स्नातक वाले पाठ्यक्रम है उनके बारे में इसको शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि यूएई में अपनी विजिट के दौरान उन्होंने ऐसा ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था। तो उसी चीज को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए अबू धाबी में फिलहाल आईआईटी दिल्ली के द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस ओपन करने की प्रक्रिया को बताया गया है। अगर यहाँ पे देखते हैं क्लास सी की ये जो भारत में सबसे पहली बार आईआईटी कब शुरू की गई थी, तो पहली आईआईटी 1950 में, यानी कि 1950 में फर्स्ट टाइम पहली बार आईआईटी को शुरू किया गया था। पहली बार आईआईटी को शुरू किया गया 1950 में। एंड इसके अलावा बच्चों ये 1950 में पहली बार ये चालू हुआ था। भारत में कुल कितने आईआईटीज हैं, तो कुल 23 आईआईटी भारत में। इस बात को आप लोग समझिएगा, कुल 23 आईआईटीज भारत में, ठीक है। एंड इंग्लिश में अगर देखते हैं यहाँ पे दिए गए आईआईटी दिल्ली फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीराट्स विल बिगिन इट्स फर्स्ट एकेडमिक सेशन इन 2024-25। इनिशियली द आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस विल ऑफर, यानी कि आईआईटी दिल्ली एंड अबू धाबी कैंपस विल ऑफर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के दौरान पे ऐसे चीजों को आगे एग्जीक्यूट किया गया था। In 2023, an agreement was reached between the two countries to open IIT campus in UAE. तो दिल्ली आईआईटी के द्वारा यूनाइटेड अरब अमीराट्स में नई आईआईटी कैंपस ओपन करने की बात को मेंशन किया गया। इस बात को याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली बार जो आईआईटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ऑपरेशनल हुआ था, वो 18 अगस्त 1951 में पहली बार आईआईटी का ऑपरेशनल किया गया था। प्रेजेंटली इंडिया हैव 23 आईआईटीज, यानी कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी आईआईटीज, इसका जवाब क्या आएगा? 23 ऐसी आईआईटीज है भारत में। यहाँ पे अगर देखते हैं बच्चों की अब वो यूएई की जो कैपिटल है, यूएई की कैपिटल बच्चों याद रखिएगा अबू धाबी, एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक, यानी कि यूएई की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है। और उसकी करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी है दिरहम, ठीक है। ये दिरहम वहां की यूएई की करेंसी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता ये है कि अभी हाल ही में कौन सी भारत की आईआईटी ने अबू धाबी में अपने अंतरराष्ट्रीय कैंपस को ओपन करने का एग्रीमेंट साइन किया गया किसी अन्य कंट्रीज के द्वारा? तो इसका जवाब जो आ जाएगा वो जवाब आ जाएगा आपका, द आंसर हियर आईआईटी दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया कि भोपाल ज्योति रात्रि एट 55 बिकम्स द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन, यानी कि भारत की जो ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन है जिनका नाम है भोपाल से बिलोंग करती है, जिनका नाम है ज्योति रात्रे। याद रखिए बच्चों, ये ज्योति रात्रे जिनकी एज है 55, बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट, यानी कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को कहीं ना कहीं हासिल किया हुआ है, चढ़ी उस पर कहीं ना कहीं इसमें माउंटेनिंग किया हुआ है, पर्वतारोही किया हुआ है। और इनका नाम है ज्योति रात्रे। तो ज्योति रात्रे भोपाल से बिलोंग करती हैं, जो भारत की ओल्डेस्ट एक महिला है 55 ईयर ओल्ड की, जिन्होंने ऐसा कार्य किया हुआ है, एक साहसी कार्य है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर है। और इसका जो लोकेशन है बच्चों याद रखिएगा, वो लोकेशन आपके नेपाल में है, यानी कि नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है। हिमालय रीजन में इसको मेंशन किया गया। 8,848 मीटर ऊंची ये एक चोटी है, एक
जिसमें से अभी भोपाल की जो ज्योति आत्रे हैं, इन्होंने ये चीज किया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इनके साथ क्या हुआ था कि पहली बार जो इन्होंने फतेह हासिल की थी अपने एज में, 53 वर्ष की एज में, 19 मई 2018 को ऐसा कारनामा उन्होंने पहले से भी किया था। ये चीज याद रखिए। तो ज्योति आत्रे कहाँ से बिलोंग करती? भोपाल से बिलोंग करती है। यहाँ पे अगर बात भोपाल की होती है तो भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और इसके अलावा ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर टाइगर की संख्या है, मैक्सिमम जो टाइगर है वो आपके इस मध्य प्रदेश में ही पाए जाएंगे, और सबसे ज्यादा जो वन संपदा है वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि भारत की सीडीएस की बात हो रही है यहाँ पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री अनिल चौहान अटेंड द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, यानी कि भारत में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया जिसको बोला गया साइबर सुरक्षा 2024। साइबर सुरक्षा 2024 ऑन 22 मई 2024, emphasizing the critical importance of enhancing India's साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज, यानी कि भारत की जो भी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो साइबर सुरक्षा की जो एक प्रकार क्षमता है भारत की, इसको असेसमेंट करने के लिए भारत के सीडीएस ने अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा 2024 में खुद को ज्वाइन किया। एंड दिस इज कंडक्टेड इन दी ऑन द 20 मई टू 24 ऑफ मई, यानी कि 20 मई से 24 मई के बीच में ये साइबर सुरक्षा कैंपेन को यानी कि ये आयोजित किया गया। This comprehensive cyber defense exercise aimed to bolster collaboration and the integration among the military and नेशनल एजेंसीज, यानी कि भारत में जो भी नेशनल एजेंसीज हैं, मिलिट्री एजेंसीज हैं, इन सभी को बोल्स्टर करता है। बोल्स्टर मतलब अपलिफ्ट करता है कहीं ना कहीं ये साइबर जो डिफेंस एजेंसीज हैं। तो भारत के सीडीएस जो वर्तमान में बच्चे याद रखिएंगे अनिल चौहान जी हैं, और ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस कहलाएंगे। एक्चुअली सीडीएस की बात जब होती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात होती है, तो पहली बार इस पोस्ट को 2020 में इस सीडीएस की पोस्ट को फाउंडेड किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पहले जो सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस थे, वो बच्चे याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत, है ना, लेट जनरल बिपिन रावत, यानी कि इनका निधन हो चुका था जनरल बिपिन रावत जी। जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। 7 दिसंबर 2021 की बात है जब इनका निधन हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। तो उस टाइम पे बिपिन रावत जी को बनाया गया था, बहुत ही उम्दा किस्म के अफसर रह चुके, और इन्होंने भारत के लिए बहुत ज्यादा ऐसे योगदान दिए हुए जनरल बिपिन रावत जी ने। और जनरल बिपिन रावत की बात करें, जो भी भारत का सिपाही है वो अपना योगदान देता है, उसका अप्रतिम साहस होता है जो देश की सुरक्षा करने में अपने आप को खपा देता है, कोई भी सिपाही हो, कोई भी अफसर हो, ये चीज है। तो सीडीएस की बात यहाँ पे हो रही, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही, ये है श्री अनिल चौहान जी। जनरल बिपिन रावत जी जो फिलहाल उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, जो भारत के पहले सीडीएस थे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, साइबर सुरक्षा में भी हाल ही में किसने ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा, द आंसर हियर अनिल चौहान। ठीक है, चलिए। बुद्ध पूर्णिमा इज नॉन एज अ बुद्ध जयंती, यानी कि अभी बुद्ध पूर्णिमा का ये जो फेस्टिवल होता है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया गया ऑन बुद्ध जयंती, यानी कि भगवान बुद्ध की जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया गया। इस पर्व को कुछ ऐसे प्रमुख जगहों पर वैसाख के रूप में भी जानते हैं, या वैसाखा, या बुद्ध बर्थडे, यानी कि बुद्ध का बर्थडे भी इसको बोलते हैं, भगवान बुद्ध जी का जन्म दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इट सेलिब्रेट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द गौतम बुद्ध, मतलब ये जो दिवस है ये स्पेशली भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के जन्म दिवस पर बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मार्किंग इज बर्थडे एनिवर्सरी एंड द डे अटेनिंग द एनलाइटमेंट निर्वाण। एनलाइटमेंट का मतलब निर्वाण जिसको बोलते हैं, निर्वाण की खोज की थी भगवान बुद्ध जी ने। और इसके अलावा उनका जो निधन हुआ था वो बोध गया में हुआ था, का जो निधन हुआ था, इसमें लिखा है कि वो वाज बोर्न इन द लुम्बिनी, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, माफी दीजिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल अराउंड 563 बीसी, यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पर जन्म हुआ था। 563 अप्रोक्सीमेटली डेटा ये 563 बिफोर क्राइस्ट में। अटेनिंग एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया, मतलब इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, वो बोध गया वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी, जो कि बोध गया बिहार में है। और बोधि वृक्ष यानी कि एक वृक्ष है जिसका नाम है बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष की समय पर 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको भगवान श्री गौतम बुद्ध जी को। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ
था। इनके पिता का नाम जो वो था सुद्धोधन, और इसके अलावा इनकी माता का नाम जो है वो था वो महामाया। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि महामाया जो इनकी माता जी थी वो जन्म देने के तत्पश्चात ये वो खत्म हो गई थी। और करीब 80 वर्ष की आयु में, कुशीनारा पहले ये जगह कहलाती थी उत्तर प्रदेश के, अब वर्तमान में कुशीनगर है। और पहले के देखा है तो आपके ये जो 16 महाजनपद हुआ करते हैं, इन 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद हुआ करता था कुशीनगर, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो सेलिब्रेट किया गया भगवान बुद्ध जी की जयंती को सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया, भगवान बुद्ध जी की जयंती को सेलिब्रेट करने की बात करेगी। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे, यानी कि भारत के जो आर्मी प्रमुख है जिनका नाम है मनोज पांडे, मनोज पांडे टेन्योर एक्सटेंडेड बाय 1 मंथ। यानी कि देखिए ऐसा होता है क्या है कि अभी रिसेंटली ये देखा गया कि केंद्र सरकार की जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, जो नियुक्ति समिति होती है, उस नियुक्ति समिति के द्वारा भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जनरल मनोज पांडे, इनका कार्यकाल 1 वर्ष सॉरी 1 महीने बढ़ाने की बात करेगी। ऐसा वैसे ज्यादा करके पहले कभी हुआ नहीं कि किसी थल सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया जाए। और शायद ऐसा ये मानेक शाह के समय पर, यानी कि जब भारत के जो पहले जो एक प्रकार से ये थल सेना अध्यक्ष थे जिनका नाम था श्री मानेक शाह, उनका कार्यकाल कुछ प्रमुख कारणों की वजह से बढ़ाया गया था। तब से एक बार ऐसा नहीं किया गया। लेकिन इस बार क्या किया गया कि भारत में लोकसभा जो चुनाव है, 17 लोकसभा के चुनाव है, उन चुनावों का जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आने की बात बताएगी। और इस प्रमुख स्थिति में जब भी चुनाव होते हैं देश में, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं बड़े पोस्ट के जो प्रमुख होते हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बताया गया कि भाई आगामी जो 1 महीने के तक के लिए इनका एक्सटेंशन करने की बात करेगी, यानी कि इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 30 जून 2024 तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, 30 जून 2024 तक जनरल मनोज पांडे भारत के थल सेना प्रमुख बने रहेंगे। सबसे पहली बार उनको 30 अप्रैल 2022 के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। The vice of the chief of staff of army staff Manoj Pandey tenure has been extended for the 1 month, and it will be the effective, it will still effective 30 जून 2024 तक, यानी कि 30 जून 2024 तक इनका कार्यकाल प्रभावी रहने की बात करी गई है। ठीक है, चलिए गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी कहलाएगी। द नेशन लीडिंग नेचुरल गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, भारत की जो प्रमुख गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनी है, जो गैस मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो कंपनी बच्चों याद रखिएगा महारत्न कंपनी, जिसका नाम है गेल, has achieved significant milestone with the commission of the first green hydrogen plant। यानी कि गेल के द्वारा पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की बात करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। The inauguration ceremony was graced by the presence of Pankaj Jain, the Secretary of Ministry of Petroleum and Natural Gas। Ministry of Petroleum and Natural Gas के जो सचिव है उनके परिप्रेक्ष्य में अभी हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला हाइड्रोजन प्लांट को फिलहाल ये ओपनिंग किया हुआ है, जो कि विजयपुर मध्य प्रदेश में ऐसा किया गया। विजयपुर मध्य प्रदेश में गेल ने पहला अपना हाइड्रोजन प्लांट को इंस्टॉल किया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर भारत के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर के रूप में इनको जानते हैं। और इनके पहले कभी धर्मेंद्र प्रधान जी हुआ करते हैं, जो वर्तमान में, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर फिलहाल वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर के रूप में हैं। ठीक है, ये आपका गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना। अगर इन सब चीजों के साथ देखा जाए तो भारत में अगर महारत्न कंपनी की बात करते हैं कि कितनी है टोटल महारत्न कंपनी, तो महारत्न कंपनियों की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये याद रखिएगा कुल 13 ऐसी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, जिनको फिलहाल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि सीपीएसई के रूप में इनको जाना जाता है। ये गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी कहलाएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा शेयर है इन्हीं का ही है, सरकार का। ठीक है ना। कोई भी कंपनी का अगर 3 साल में एनुअल टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए होता है, तो वो कंपनी महारत्न कंपनी के दायरे में इसको जाना जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी भारत की महारत्न कंपनी जो गैस को प्रोड्यूस करती है एंड इसके अलावा गैस की रिफाइनरीज भी है, वो कंपनी याद रखिएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दीपा कर्माकर ऑफ त्रिपुरा, यानी कि दीपा कर्माकर जो त्रिपुरा की है, ठीक है ना, इन्होंने बहुत कारनामा करके दिखाया। द फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट, यानी कि भारत की पहली ऐसी जिम्नास्ट है, ठीक है ना, विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप। एशियन चैंपियनशिप में पहली बार कोई जिम्नास्ट ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है भारत की तरफ से।
उनका नाम है दीपा कर्माकर, जो कि बिलोंग करती हैं, कहाँ से बच्चों बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती हैं आपके त्रिपुरा से, याद रखिएगा, त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। एंड द वुमेन वॉल्ट यानी कि महिलाओं की श्रेणी में ऐसा किया गया, द फाइनल एट द एशियन वुमेन्स आर्टिक जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2024। और ये जो एशियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2024 हो रही है, हो चुकी है स्पेशली, ये ताशकंद द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, यानी कि उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है, जो ताशकंद में इसको हेल्ड किया गया एशियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली कोई पहली भारतीय है जिनका नाम है दीपा कर्माकर, जो कि जिम्नास्ट प्रोफेशन से बिलोंग करती है। शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन जिम्नास्ट टू क्वालिफाई द समर ओलंपिक, यानी कि ये भी बात खास इनके बारे में कि ऐसी कौन सी ऐसी महिला जो समर ओलंपिक को क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय कोई महिला है, तो उनका नाम है, याद रखिएगा, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर वाज कन्फर्ड इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, यानी कि इनको कभी पहले हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड भी दिया चुका है भारत की तरफ से, जिस हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में इसका नाम बदल दिया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च स्पोर्ट्स के क्षेत्र का पुरस्कार कहलाएगा। 2016 में दीपा कर्माकर को यह पुरस्कार दिया गया था। तो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी भारत के एथलीट्स हैं, जिम्नास्ट हैं, जिन्होंने पहली बार ताशकंद में जो आपकी जिम्नास्ट की कैटेगरी से गोल्ड मेडल जीता हुआ है, उनका नाम आ जाएगा दीपा कर्माकर। अगर दीपा की बात हो रही तो आपके सामने क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि दीपिका कुमारी जो है, ये दीपिका कुमारी ये भी एक एथलीट है, दीपिका कुमारी कौन से खेल से बिलोंग करती हैं? ये आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि दीपिका कुमारी वर्तमान में कौन है, किस खेल से बिलोंग करती हैं। ये आपकी दीपा कर्माकर है, दीपिका कुमारी के बारे में आपको आंसर बताना। साइक्लोन रेमल, अब देखिए एक प्रकार का साइक्लोन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये साइक्लोन कहाँ पे हिट हुआ। तो साइक्लोन रेमल है ना, एक्चुअली रेमल का मतलब मैं आपको बता दूं, रेमल एक प्रकार का सैंड, एंड अरबिक भाषा में इसको, यानी कि अरब लैंग्वेज में सैंड बोलते हैं, इसको रेमल बोला गया ना, अरब भाषा में इसको सैंड बोला जाएगा। रीचिंग बांग्लादेश, यानी कि ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन बांग्लादेश में रीच कर चुका है। वेस्ट बंगाल कोस्टलाइन एरिया, यानी कि वेस्ट बंगाल की जो कोस्टलाइन एरिया है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की कोस्टलाइन एरिया के बीच में भी हाल ही में रेमल साइक्लोन को ऑब्जर्व किया गया, जिसने हिट किया हुआ है दी अनाउंस बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि आईएमडी ने ऐसा फोरकास्ट किया हुआ था कि ऐसा होगा। नाउ द साइक्लोन प्रोग्रेशन प्रीसीडिंग टू द बिकम द सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बाय द मई 25 मॉर्निंग, यानी कि 25 में मॉर्निंग टाइम पे देखा गया कि साइक्लोन रेमल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कोस्टलाइन एरिया में ऑब्जर्व किया गया, आईएमडी के द्वारा ऐसा बताया गया। बिटवीन द सागर आइलैंड एंड द वेस्ट बंगाल एंड खेपुपुआरा इन बांग्लादेश बाई 26 इवनिंग। अब इस साइक्लोन का नाम किसने दिया, तो याद रखिएगा अरबिक भाषा में ये नाम दिया गया, ठीक है। तो साइक्लोन रेमल कहाँ पे हिट किया जा करके, तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कोस्टलाइन एरिया में, जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास के क्षेत्र में आता है, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास क्षेत्र में आता है। तो साइक्लोन रेमल कहाँ से इसका नाम दिया गया, अरबिक भाषा से, अरब से इसका कनेक्शन है। द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम थीम, यानी कि अभी हाल ही में 10वीं जो वाटर फोरम का आयोजन किया गया, बच्चों याद रखिएगा वाटर फोरम जो 10वीं हुई है, यानी कि 10वीं जो जल वर्ल्ड वाटर फोरम, यानी कि विश्व जो जल मंच हुआ है अभी रिसेंटली, विश्व जल मंच का एक समिट हुई, एक प्रकार से कंक्लेव हुआ है, जो आपके बाली में किए गए। बाली इज अ सिटी इन इंडोनेशिया, जो कि 10वें नंबर का है। इसकी थीम क्या रखी गई मैं आपको बता दूं, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जल एक ऐसी चीज होती है जो सबके साथ शेयर कर सकते हैं इसको ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है ना, यानी कि वाटर अगर है, जल है तो कल है ना, लिखा होता है जलकल विभाग है ना। जलकल का मतलब ये होता है कि जल है तो कल है, ठीक है ना। तो जल बहुत जरूरी है। अभी इस वर्ष देखा जाए तो कितनी तेज गर्मियां चल रही हैं, इससे ये पता चल गया भाई पेड़ों को लगाना बहुत जरूरी है, पेड़ कटने से बचाइएगा, प्रकृति को कंजर्वेशन करिएगा ना। एंड क्लाइमेट फाइनेंस पे लोग कंपनीज पैसा लगाती हैं ना, भारत में वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट को कंजर्व करने के लिए ना। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी जो गर्मी हो रही है, एसी से काम हमेशा नहीं चलता रहेगा ना, ये चीजें। तो पेड़ लगाएंगे तो 10 एसी प्रोड्यूस करेगा, 10 एसी कहीं कहीं वो 10 एसी जैसा कितना कूल करने की जिम्मेदारी लेता है कहीं कहीं एक पेड़, है ना, ये चीजें। एसी तो एक अलग बात है, लेकिन पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए और हमारे फ्यूचर्स के लिए, हमारी जनरेशन के लिए ना। तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इसका थीम याद रखिएगा, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बच्चों याद रखिएगा जोको विडोडो है, ये है जोको विडोडो,
ठीक है, जोको विडोडो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, वहां की करेंसी है रुपया। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है, इस रुपया करेंसी में है ना, ये रुपया लिखा हुआ देखिए, ये मैं इधर इसको रुपया लिख दे रहा हूं, ये लिखा है रुपया, ये करेंसी इंडोनेशिया की। और यहाँ पर भगवान गणेश जी को मेंशन किया गया। इंडोनेशिया की जो करेंसी उसमें भगवान यानी कि लॉर्ड गणेश जी का मूर्ति मेंशन करेगी, गणेश जी की इमेज मेंशन करेगी। तो अभी हाल ही में 10वां जो वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन किए गए, ये बाली इंडोनेशिया में किए गए, और आगामी 2027 में इसको रियाद सऊदी अरबिया में किया जाएगा। ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आगामी 2027 में 2027 में जो वर्ल्ड वाटर फोरम होगी 11वीं, वो आपके रियाद सऊदी अरबिया में किया जाने की बात करी गई है। ठीक है, इसमें ऐसा प्रोजेक्शन किया गया कि जो भी हमारे कमजोर जो 500 मिलियन स्मॉल फार्मर्स होते हैं, यानी कि भारत में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करें, यहाँ पर 500 मिलियन स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो फिलहाल 80% वर्ल्ड के फूड को कंट्रीब्यूट करेंगे 2050 तक। मतलब हो जाएगा ये कि 500 मिलियन स्मॉल फार्मर्स विश्व स्तर पे, 500 मिलियन स्मॉल फार्मर्स वर्ल्ड का 80% फूडिंग का अरेंज करेंगे 2050 तक। और ये सब करेंगे कैसे? ये करेंगे कैसे? पानी से तो करेंगे, यानी कि अगर इरिगेशन होगा, सिंचाई व्यवस्था होगी, तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो फूडिंग अच्छी होगी, खाद्यान्न की चीजें बढ़िया होंगी। तो इसलिए भैया पानी को बचाना जरूरी, पानी का कंजर्वेशन करना जरूरी है, प्रकृति को यानी कि कंजर्वेशन करना जरूरी है, प्रकृति के साथ चलें, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। तो 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन किया गया, थीम इसके याद रखिएगा, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। बाली की बात करते हैं तो बाली एक इंपॉर्टेंट एक प्लेस कहलाएगा, शहर कहलाएगा, जो कि इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता है। और दूसरी बात ये भी है कि इस कैपिटल को बदलने की भी प्रक्रिया करने की 2022 में अनाउंसमेंट किया गया था कि वहां पे नुसंतरा एक कैपिटल बनाई जाएगी। नुसंतरा जो फ्यूचर कैपिटल होगी इंडोनेशिया की, इसके बारे में भी बातचीत चली गई थी, एक प्रपोजल दिया गया था, लेकिन अभी भी ऑफिशियल कैपिटल जो है इंडोनेशिया की वो जकार्ता ही है। और यहाँ पर अगर देखते हैं कि इस इंडोनेशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा बच्चों, कहाँ पे? ये जकार्ता में ही इसका हेड ऑफिस है। किसका? इसका हेडक्वार्टर फिलहाल ये जकार्ता इंडोनेशिया में है ना, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे लिंक करना है चीजों को, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वियंतिने एक जगह है, वियंतिने एक कंट्री है जहां पर आसियान की अपकमिंग मीटिंग होगी, यानी कि अपकमिंग मीटिंग जो आसियान की होगी वो कहाँ की होगी क्लास? वियंतिने में होगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। NSDC and the ILO have signed MOU to the advance skill development and lifelong learning in the India, यानी कि भारत में जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के रिगार्डिंग इसको मेंशन किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो मजदूर संघ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाएगा, जो भारत में मजदूर दिवस है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे मजदूर दिवस को प्रेजेंट करता है ILO, इसके द्वारा आपस में एक एग्रीमेंट यानी कि कोलैबोरेशन किया गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और PPP जैसी तमाम सारे इनिशिएटिव को बेटर करने के लिए NSDC और ILO में एग्रीमेंट साइन करने की बात करेगी। एनहांस द इम्प्लीमेंटरी एंड सपोर्ट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि भारत में टिकाऊ जो आर्थिक वृद्धि दर है इसको बेटर करने के लिए ILO और ये आपका NSDC के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है। लिखा हुआ है NSDC और ILO ने भारत में कौशल विकास और आजीवन सीखने को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के वैश्विक मानों को बढ़ाया जाए और साथ साथ सतत आर्थिक विकास का समर्थन करना भी मेंटेन किया गया इस पूरे एग्रीमेंट में। नाउ ILO का हेडक्वार्टर बच्चों याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ILO का फॉर्मेशन किया गया था 1 अप्रैल 1919 में ILO का गठन किया गया था, ठीक है ना। ILO ने कभी पहले देखा जाए यहाँ पर, तो ILO ने कभी पहले 1969 में एक पुरस्कार भी जीत चुका है जिसको बोला गया नोबेल पीस प्राइज, यानी कि ILO ने एक पुरस्कार भी जीता हुआ है जिसको बच्चों बोला गया नोबेल पीस प्राइज। मैं इसे स्पेस कर दे रहा हूँ, ILO ने 1969 में नोबेल पीस प्राइज को जीता था, नोबेल पीस प्राइज ये लिखा हुआ है इन 1969 फॉर द जस्टिस फॉर वर्कर्स, यानी कि ये क्यों जीता था? क्योंकि विश्व स्तर पे जो भी मजदूर होते हैं उनके न्याय के लिए, उनके सपोर्ट के लिए ऐसा काम किया था, इसलिए शांति का सूचक वाला काम किया था कहीं 1969 में, इसलिए ये पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान के समय में जो बच्चों याद रखिएगा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र
प्रधान, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, धर्मेंद्र प्रधान। चले आगे बात करते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। आई लोग का अगर नाम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं और कब महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे होता है, ये भी आपको आंसर करना है, ठीक है ना, इस चीज को समझिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइंड HSBC बैंक 36.38, यानी कि अभी हाल ही में 36.38 रुपीज का फाइन लगाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सी बैंक पर? हांगकांग बेस्ड बैंक जिसका नाम है HSBC बैंक, HSBC बैंक पर लगाया गया। HSBC बैंक फेल टू फॉलो द रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। याद रखिए बच्चों, ये लर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी कि लर्म जैसे एक टर्म होता है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो कि फेमा के अंतर्गत होता है, इसमें फिलहाल दकियानुसी करेगी, मतलब इसमें कहीं फुलफिल नहीं कर पाई HSBC इस चीजों को, इसलिए RBI ने फिलहाल, याद रखिएगा, इस HSBC बैंक पर पेनल्टी लगाने की बात करेगी। 36.38 लाख रुपीस के पेनल्टी अभी हाल ही में लगाई गई है। फेमा जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि RBI इसको रेगुलेट करता है, यानी कि RBI फेमा का एक बॉस कहलाएगा। फेमा एक ऐसा तरीका कहलाएगा जिसको बोला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोला जाएगा, जिसको 1999 में इंप्लीमेंट किया गया। इसकी जगह पहले जो था वो फेरा हुआ करता था, फेरा 1973 है ना, ये देखिए लिखा गया, ये फेरा 1973 की जगह पे फेमा को इंप्लीमेंट किया गया। और ये इंप्लीमेंट करने का समय जो बच्चों रखा गया वो 1 जनवरी 2000 को रखा गया फेमा का इंप्लीमेंट। फेमा के माध्यम से क्या करता है कि अन्य कंट्रीज की करेंसी को एक्सचेंज करने का, मैनेज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसके चीजों को उल्लंघन करने की कार्रवाई करने की करेगी HSBC के द्वारा, इसलिए इस पर 36.38 लाख रुपीस का फिलहाल पेनल्टी लगाने की बात करेगी। अब इसके अलावा ये भी देखा गया कि ये जो आपका HSBC हांगकांग संघीय बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये हांगकांग की एक बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर बच्चों याद रखिएगा, ये हांगकांग की बैंक नहीं बच्चों, माफी दीजिएगा, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है जिसका नाम है हांगकांग संघीय बैंकिंग कॉर्पोरेशन HSBC बैंक, ठीक है। हांगकांग की बैंक नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? लंदन यूके में, ठीक है ना। वो एक्चुअली नाम से ऐसा इमीडिएटली प्रेजेंट हो गया हांगकांग संघीय बैंकिंग कॉर्पोरेशन, है ना। ये तो एक ऐसी बैंक है जिस बैंक ने भारत में पहली बार ATM फैसिलिटी का फाउंडेशन किया था, ठीक है। HSBC बैंक है। जब आप हमारे कंटिन्यूसली लेक्चर में हो तो आप जब पढ़ते हो बैंकिंग अवेयरनेस, है ना, तो आपका GE वाला सब्जेक्ट होता है, तो बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर स्टडी GK होता है, उसमें मैं आपको सबसे पहले लेक्चर में बताता हूँ कि भाई HSBC वाज द बैंक टू फाउंड द ATM फैसिलिटी इन द कंट्री इन 1987, है ना। तो ये चीज़ है। तो HSBC बैंक कोई एक नई बैंक नहीं है, एक ओल्ड बैंक के रूप में जानते हैं काफी ज्यादा इसको। लंदन में इसका याद रखिएगा हेडक्वार्टर है और इसका टैगलाइन जो है वो द वर्ल्ड लोकल बैंक, है ना, द वर्ल्ड लोकल बैंक इसका टैगलाइन मेंशन किया गया। हांगकांग संघीय बैंकिंग कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में। 36.38 लाख रुपीस का पेनल्टी RBI द्वारा इंपोज किया गया फेरा के उल्लंघन को, फिलहाल फेरा के उल्लंघन को आनाकानी करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये जब ये 1865 में हांगकांग में हुई थी, देखिए बोला भी तो गया ये कि HSBC एक ब्रिटिश बैंक है जिसकी स्थापना 1885 में हांगकांग में हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि हांगकांग बेस्ड बैंक तो है लेकिन इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसका फॉर्मेशन कब किया था? 1865 में, ठीक है। तो HSBC का फॉर्मेशन की शुरुआत यानी कहाँ करेगी थी? ये करेगी थी हांगकांग में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में है। आगे देखते हैं, द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको बोला जाएगा बैड बैंक बोलते हैं, यानी करता क्लास क्या है ये, जिस भी बैंक होती ना वो सारी बैंकों का पैसा यानी कि जो एसेट्स है लोन के माध्यम से कस्टमर के पास गया और वो एसेट परफॉर्म नहीं की, मतलब ड्यू डेट से 90 दिन के बाद तक पैसा वापस नहीं आता है, तो ये पैसा बैंकों का NPA कहलाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एडवांस, सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएगा। तो जब ऐसा पैसा बैंकों का जनता के बीच में डूबता जाएगा तो भाई बैंक हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, उसका एमलगमेशन किया जाएगा। तो ऐसी प्रमुख सारी स्थितियों में एक बात सामने आएगी ये कि इस बैंक के द्वारा किसी ऐसे संस्थान को एक कार्रवाई करने के लिए बोला जाएगा कि भाई जा करके आप जो है मार्केट में डूबा हुआ पैसा को वापस लेकर के आओ। तो इसके लिए क्या हुआ था कि सबसे पहली बार ये देखा गया कि NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको बोला गया कि बैड बैंक, नाम भी इसका उपनेम बैड बैंक है, ये एक ऐसी कंपनी है जो बैड लोन को वापस मार्केट से लेकर के बैंक को वापस सौंपती है।
तो ये इंडिया की स्टेट ओन्ड बैंक है, ठीक है, बैड बैंक लिखा भी है, स्टेट ओन्ड बैड बैंक हैज अपॉइंटेड पी सांतोस, बहुत ही एक बड़ा नाम आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पी सांतोस, जो कि इकोनॉमिक एंड बैंकिंग में एक काफी अहम रखते हैं इनका रोल। इसमें पी सांतोस को वहां के यानी कि एनएआरसीएल के एमडी एंड सीईओ, याद रखिए बच्चों, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया, लिखा भी इसमें देखिए, कार्यकारी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट करने की बात करेगी, तो याद रखिए बच्चों ये पी सांतोस को, ठीक है, पी संतोष को अभी एनएआरसीएल के एमडी एंड सीईओ बनाए गए, ठीक है ना, एमडी एंड सीईओ बनाए गए। अब देखिए होता क्या है कि पी संतोष को काफी ज्यादा पहले से अनुभव रहा है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, इसलिए इनको एक प्रकार से प्रमुखता दी गई। पहले कभी पी संतोष कैनरा बैंक के महाप्रबंधक भी रह चुके, याद रखिएगा, कैनरा बैंक के पहले कभी महाप्रबंधक रह चुके पी संतोष, जिनको अभी हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का बनाया गया एमडी एंड सीईओ, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है कि आपको पता चल गया, जिसको बोलते हैं बच्चों एआरसी, इसको क्या बोलते हैं, एआरसी बोलते हैं। एआरसी का रजिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है ना, एआरसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका होता है आरबीआई के साथ, यानी कि एआरसी का रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। एआरसी करता क्या है, जो भी हमारी बैंक होती है, इन बैंकों का जो भी लोन्स होता है, जो बैड लोन होता है, इन सबको रिकवर करके बैंक को सौंपती है ये एआरसी, इसी को बोला गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एनएआरसीएल एक कंपनी जिसको फिलहाल प्रमुख बनाया गया पी सांतोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला बोला गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसीव द सीएसआर चैंपियन अवार्ड इन द नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी 2024 इन गोवा। अभी हाल ही में जो आपकी फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म जो ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन, गैर जीवाश्म ईंधन, देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, गैर जीवाश्म ईंधन है ना, के रूप में अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी, एक्चुअली ये पीएफसी जो है वो भारत की महारत्न कंपनी कहलाएगी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पीएफसी भारत की महारत्न कंपनी कहलाएगी। जैसे भी रिसेंटली मैंने गेल की चर्चा करी थी, वैसे ही पीएफसी भी कंपनी है। ये पीएफसी, आरईसी, पीजीसीएल, ये सब पावर के सेक्टर की बड़ी कंपनी कहलाएगी, समझ में आई बात। यानी कि भारत में जो अभी आप देख रहे हो कि कहीं कहीं लाइट तो वैसे भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत कटती रहती गर्मी में, लेकिन पहले के अपेक्षा काफी ज्यादा मात्रा में पावर को प्रोड्यूसिंग किया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास 3 बड़ी ऐसी पावर मेकर कंपनी है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र की कंपनी है, जो कि महारत्न कंपनी है, और साथ साथ एनटीपीसी तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसीव सीएसआर चैंपियनशिप अवार्ड, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड को अभी हाल ही में जीता गया पीएफसी के द्वारा, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी के लिए दिए गए, वो भी आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 के लिए। तो आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 कहां पे बच्चों हुई, तो इसका जवाब क्या आएगा, गोवा में हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी यानी कि आउटलुक जो प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट हुई है वो गोवा में हुई है, और इसके द्वारा जो ये देखा गया कि पी श्रीनिवास अवार्ड टू पीएफसी चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, यानी कि श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को अभी पी श्रीनिवास के द्वारा पीएफसी के चेयरपर्सन परमिंदर, है ना, पीएफसी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर परमिंदर चोपड़ा जी को पी श्रीनिवास के द्वारा इस अवार्ड को सौंपा गया, ठीक है ना, पी श्रीनिवास जी के द्वारा इस अवार्ड को सौंपा गया। पीएफसी इंपैक्टफुल सीएसआर इनिशिएटिव फोकस ऑन हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट स्किल, यानी कि पीएफसी जो होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके द्वारा कुल मिलाकर के सैनिटेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एनवायरमेंट के लिए, स्किल के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फंड फिलहाल दे देता है इन सेक्टर्स के लिए। तो पीएफसी इंडिया की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक कंपनी कहलाएगी, जिसको फिलहाल सीपीएससी बोलते हैं, सीपीएससी ये कंपनी कहलाएगी, और ये भारत की आईएसओ 9001 सर्टिफाइड कंपनी है, ठीक है रख। और इस कंपनी को 2000 जो आप देख रहे हैं क्लास, ये 2018 में महारत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया था, यानी कि 2018 में इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो अभी कौन सी ऐसी महारत्न कंपनी है
जिस महारत्न कंपनी को गोवा में सतत टिकाऊ जो हमारे प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी की एक समिट हुई है, गोवा में हुई है, तो कौन सी भारत की ऐसी कंपनी जिसको सीएसआर इनिशिएटिव पुरस्कार दिए गए? तो इसका जवाब आएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और किसको दिया गया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो एमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन है, श्रीमती परविंदर चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करते हैं, पीएफसी का मुख्यालय किस जगह? इसका जवाब आएगा नई दिल्ली में पीएफसी का हेडक्वार्टर है। तो लगभग आज की सेशन में आप लोगों ने लगभग 13 से 14 ऐसे न्यूज को देखा हुआ है, करंट अफेयर्स को देखा हुआ है, जो पिछले 4 to 5 डेज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में श्योर है कि कहीं ना कहीं पूछा जाने की संभावना बनती है। ऐसे तमाम सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सिलेक्शन मंच के साथ, उदित सर के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, थैंक यू ऑल।